मछली फरोश इन्होंने तारीख रकम की, पहली बार अपना ठेला FBI में रजिस्टर करवाया। कराची के इस नौजवान ने छोटा कारोबार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रजिस्टर करके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन को बढ़ाया है। शाहिद उर्फ सी फूड बाबू इन्होंने अपने कारोबार को बाकायदा तौर पर FBR से रजिस्टर करवाया है, बल्कि उसका NTN नंबर भी शाहिद के पास है और टैक्स भी कौमी ख़जाने में जाएगा। यानी नॉर्मली भी ऐसा होता है कि हम टैक्स तो पे कर रहे होते हैं लेकिन रजिस्टर नहीं करवाते, हम उसको फाइल नहीं करते। तो शाहिद आज हैं हमारे मेहमान, हम भी कुछ देर में उनसे बात भी करेंगे कि इससे फ़र्क क्या पड़ा और ये उन्होंने क्यों किया, किस चीज़ ने उनको पुश किया, किसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया। शाहिद गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। कैसे मिजाज आप? शाहिद अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताएं मुझे, ये आइडिया कैसे आया कि आपने इस ठेले को, इस कारोबार को रजिस्टर करवाना है FBR में? अच्छा, सबसे पहले तो एक अहम बात यह है कि जब ये कोरोना कोविड का सिलसिला चल रहा था तो मैंने मुआशरे में देखा, क्योंकि मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं फेसबुक पर देखते रहता था कि कारोबार दिन ब दिन तबाह बर्बाद होते जा रहे हैं। मुल्क की हालत, मुल्क की मईशत जो है ना खसारे की तरफ जा रही है। आए दिन हमें देखने को मिले, एक बहस चल जाती है कि हमारे वज़ीर आज़म जो है ना IMF के पास जा रहे हैं, कर्ज़े मांग रहे हैं, हम भिखारियों की तरह दुनिया के सामने जो है ना भीख मांग रहे होते हैं। और दूसरी तरफ ये था कि सोशल मीडिया के अंदर जो मायूसी और जो नौजवानों के अंदर जो एक परेशानियां थी कि भाई नौकरियां नहीं हैं, जॉबलेस हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो इतने में ज़ाहिर सी बात है जब कोविड आया तो आलमी मईशत क्राइसिस में आई, पूरी दुनिया के साथ हुआ, वहाँ पाकिस्तान भी था, उसमें जॉब का भी इशू था। तो मैं टीचिंग के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाता था, तो उस दौरान मेरी ट्यूशन चली गई। ट्यूशन के अलावा एक जॉब और मैं करता था, वो जॉब भी गई। अब मेरे पास सिर्फ था स्कूल, वो भी लग रहा था कि एजुकेशन सिस्टम अब ख़त्म हो जाएगा और ये कोविड जब तक स्कूल बंद हो गया तो हमारी सैलरीज कहाँ से आएंगी। तो फिर मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिकली जो है ना ये कारोबार शुरू किया। अब मैंने देखा कि इस वक्त हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चल रहा है, तो देखा हर कोई कपड़ा बेच रहा है, हर कुछ ना कुछ चल रहा है। तो मैंने कहा एक यूनिक काम किया जाए जो मेरी सकाफ़त भी है और जिस काम में मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं बाय कास्ट बंगाली हूँ, तो मुझे मछलियों की सबसे ज़्यादा पहचान है कि मुझे पता है। तो फिर मैंने सी फूड की तरफ तवज्जो दी। फिर मैंने एक्सपीरियंस के लिए फ़ेसबुक पर पेज बनाया और इसको रन अप करने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ये तकरीबन 1-2 महीने काम अच्छा खासा, इसको ऑटोमेटिक जो बूस्ट ऑर्गेनिक मिलना शुरू हुआ मुझे रिस्पांस, फिर मैंने सोचा क्यों ना अब तो बस ठीक है एक सर्विस वहाँ से ला के देना, अब क्यों ना एक ऐसा प्रॉपर सेटअप हो जहाँ पर लोग मेरे पास आए, मैं अब लोगों के पास ना जाऊँ। अच्छा, अब कोविड के दौरान अहम मसला ये भी था कि आप कोई अच्छी जगह ले नहीं सकते, टाइम शेड्यूल का मसला, फिर वो लोगों के मिलने जुलने का मसला, गैदरिंग का मसला, डिस्टेंस का मसला, फिर बहुत सारी चीज़ें थी। ऊपर से आपको पता है कि फिर सैलरी बेस्ड बंदा एकदम से फिर कोई जॉब बिजनेस में रिस्क होता है। फिर मैंने ठेला तैयार करवाया अपने वालिद साहब का। अब ठेला तैयार करवाने के बाद फिर मैंने कहा जब अपना बिज़नेस शुरू कर ही दिया, स्टार्टअप ले लिया, अब मुआशरे में एक जो ठेले लगाने वाले बेशुमार लोग हैं। एक तो ये था कि मुझे नौजवानों को मोटिवेट करना था कि कोई कारोबार या कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन असल में उनको करना था, मकसद था मोटिवेट करना कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे नौजवानों के अंदर भी जो है एक जज्बा बेदार हो, एक उनको नई जहत मिले। तो फिर मैंने ठेला बनवाया और ठेला बनवाने के बाद अब देख रहा हूँ कि मेरे सामने जो है ना केले वाला केले बेच रहा है, सब्ज़ी वाला सब्ज़ी फरोश है, तो मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। फिर वही लोग माशरे के अंदर बेहिसी और फैलाएंगे कि एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बंदा जो है ठेला लगा रहा है और मतलब तुम में और इसमें क्या फ़र्क है। तो उसी फ़र्क को वाज़े तौर पर दुनिया को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि भाई कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, फिर मैंने FBR से अपना ठेला रजिस्टर्ड करवाया। अच्छा, यहाँ पे मकसद ये नहीं था कि मैं दुनिया को दिखाऊं, असल मकसद मेरा ये था कि देखिए एज अ सिटीज़न, पाकिस्तानी सिटीज़न, ये मेरा राइट बनता है, आपकी जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है जब हम कॉमर्स पढ़ते हैं या भी कोई एजुकेशन पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले तो यही चीज़ें सिखाई जाती है कि देखिए अच्छा शहरी होना और एक सिर्फ शहरी होने में क्या फ़र्क है। तो मुझे बनना था अच्छा शहरी, तो मैंने अपना जो राइट था, जो मेरा फ़र्ज़ बनता है एज अ बिज़नेस, मैंने अपने आप को जाके रजिस्टर्ड करवा दिया। परेशानियाँ हुई हैं थोड़ी बहुत, लोग समझते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा FBR पे रजिस्टर करने से। क्या परेशानी? फॉर एग्जांपल जब आप FBR गए तो वहाँ पे जो शख्स बैठा था, जब आपने कहा कि मुझे ठेला रजिस्टर करवाना है, तो व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? मतलब वो ताज्जुब में था कि भाई ठेला रजिस्टर्ड होता है, मतलब पहली दफा ऐसा हुआ कि तारीख में। मैंने कहा तो फिर इसका प्रोसेस क्या, मतलब मैं कारोबार कर रहा हूँ और मैं ही समझता हूँ कि मेरा एक छोटा सा कारोबार है
लेकिन मैं चाहता हूँ कि एज अ सिटीज़न अपना जो मेरा राइट है उसको इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाऊँ। शायद मेरे इस इनिशिएटिव से 100 लोगों को, 100 से हज़ारों से लाखों लोगों को शऊर आ जाए, उनके अंदर जो शऊर बेदार हो जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि इसका एक हल है कि आप एक काम करें, ठेला तो हम एज अ उसको प्रॉपर ठेला नहीं लिख सकते, आप अपने घर का एड्रेस लिखवा दें इसमें। अच्छा। क्योंकि जब भी FBR पर आप रजिस्टर्ड करवाते तो वो कोई एक फिक्स्ड जगह मांगते हैं, या तो आपकी कोई शॉप हो या फिर आपके पास कोई प्लॉट हो जिसके नाम पर आप FBR रजिस्टर। तो फिर मैंने क्या किया कि FBR पर रजिस्ट्रेशन में अपने घर का एड्रेस दे दिया, प्लॉट नंबर, और फिर जो मेरा बिजनेस था सी फूड बाबू, ऑलरेडी जो मैंने पेज बनाकर उसको फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर उसको इंकरेज किया, तो उसका मैंने रजिस्ट्रेशन सी फूड बाबू इज नॉट रजिस्टर्ड। अब रजिस्टर्ड है, ठीक है। अच्छा, आपको देखते हुए और भी लोगों ने क्या कुछ ऐसा सुनने को मिला कि अच्छा मैंने किया तो मेरे पीछे लाइन लगी है? ये आप मीडिया की जानिब से इसको खासा पजीराई मिली, तो मुझे तकरीबन कोई 7 से 8 ठेले वालों ने राब्ता किया। अब उनके अंदर एक जज्बा है कि भाई ठेला भी रजिस्टर्ड होता है, मतलब मैं भी फाइलर बन सकता हूँ, मतलब एज अ टैक्स पेयर। तो ऐसा भी है, और बहुत सारी तनकीदों का भी सामना रहा। क्या थी तनकीद? तनकीद ये थी कि एक तो हमारे यहाँ 2 चीज़ों का मतलब मसला है। हम ये समझते हैं कि हम कोई भी चीज़, कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो लोगों को ये गुमान है कि भाई हम तो हर चीज़ में टैक्स देते, फिर हम फाइलर क्यों बने? बिल्कुल सही मतलब बात है। हम फाइलर भी बने, हम चीज़ों में भी टैक्स दें, सेल्स टैक्स दें। मैंने कहा देखिए 2 चीज़ें अलग अलग बातें हैं। सेल्स टैक्स आपका इनकम टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स आप तब देते हैं जब आपकी सैलरी एक लिमिटेड टाइम क्रॉस कर जाती है और आप एक हैंडसम अमाउंट आप मंथली आपकी सालाना आती है, उससे उसके स्लैब्स होते हैं, उसमें से आप चंद पैसे हुकूमत को देते हैं ताकि आपकी मईशत को फ़ायदा पहुँचे। देखिए अब हमारे मतलब जो निज़ाम है, जमहूरियत निज़ाम, इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव सेंटर्स आते हैं जो भी मुल्क में, तो एग्जीक्यूटिव सेंटर्स हमारी फैसिलिटेट के लिए होती है, हमारी फैसिलिटेशन के लिए होती है। उसमें हॉस्पिटल्स, उसमें मेडिकल्स, उसमें ये हमारे पुलिस, ये हमारे डिफेंस, जितने भी चीज़ें वो हमारे टैक्सेस से चलते हैं। अब लोगों को यही शऊर नहीं आ रहा कि भाई सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स 2 अलग अलग चीज़ें। सेल्स टैक्स आपसे एक कंपनी लेती है, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते तो कंपनी, जाहिर सी बात है, वो ऑलरेडी हुकूमत को टैक्स देती है, तो इनडायरेक्टली क्या करती है कि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन रखने के लिए वो क्या करती है, सेल्स टैक्स लगाती है। That's same for the service tax as well. बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका फोकस है कि इनकम टैक्स होना चाहिए, इनकम टैक्स होना चाहिए गवर्नमेंट को जो फैसिलिटेट करे और मैं डायरेक्ट टू गवर्नमेंट हो जाऊं। ठीक, अब मुझे ये बताएं फर्क क्या पड़ा, यानी आपकी आमदनी में कोई फर्क पड़ा ये करने से? नहीं, आमदनी में क्या फर्क पड़ेगा? मतलब आप कौमी खजाने को फायदा देना चाह रहे थे ना? बिल्कुल। देखें, इसमें मैं पूछना ही चाह रहा हूँ क्योंकि जरा एक स्लैब होती है, उस स्लैब में अगर आप फॉल करते हैं तब आप इनकम टैक्स पेयर होते हैं, तब आप उसे रजिस्टर करवाते हैं। क्या एक ठेले वाला इतना कमाता है कि फिर वो स्लैब में फॉल करे और फिर वो टैक्स पे करे? अगर सच्ची बात कहूँ तो यहाँ पर बहुत से ऐसे ठेले हैं जो माशाल्लाह कर लेते हैं। ओके, कर लेते हैं, लेकिन ठीक है अगर कोई नहीं कर सकता, जिसमें ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख से कम है तो फिर तो वो नील हो जाता है, फिर तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेती। लेकिन फाइलर बनने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये सोच अगर मैं चाह रहा हूँ प्लीज बताएं। हाँ, अगर छोटा बिजनेस करने वाले लोग हैं उन्हें आइडिया हो कि बेसिकली मिसाल के तौर पर जब आप बैंक के पास जाते हैं कोई लोन लेने के लिए, इन केस आपको एक ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक कहती है सिक्योरिटी, तो आप सिक्योरिटी कहाँ से लाओगे? कोई शख्स आपकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो आप कोई अपनी ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसा एसेट्स बैंक के पास डिपॉजिट रखवाते हैं कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, इसके अगेंस्ट हमें लोन दे दें। अब फिर भी बैंक आपसे बड़े एक प्रोसेस वेरिफिकेशन का एक लंबा अरसा चलाता है, लेकिन जब आप FBR से रजिस्टर्ड होते हैं तो वो प्रोसेस इजी हो जाता है। इजी हो जाता है, जहां आपको इतने लंबे प्रोसेस से गुजर कर आना पड़ता है। अब बैंक को मालूम है कि भाई ये शख्स वैलिड है, FBR से रजिस्टर्ड पर्सन है, तो वो क्या करता है कि बैंक वैसे ही 70% आपको जो है ना रिलीफ दे देते हैं। उनको मालूम है कि अब ये बंदा कहीं भाग कर नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एक बात और मुझे बताइएगा, अभी कुछ देर पहले आपने मेंशन किया कि आप बंगाली हैं जी, ये हमने जनरली देखा, मैं इसलिए आपसे सवाल भी करूं कि जनरली बंगाली अगर यहाँ पर बस रहे हो तो उनको आगे बच्चों को ID कार्ड बनाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप FBR गए, मैं इसे समझना चाह रहा हूँ कि आपसे कभी आपने ऐसा फेस किया ID कार्ड का या और डॉक्यूमेंटेशन में कोई मसला पेश आया हो आपको? मैं इस पाकिस्तान में विक्टिम हूँ खुद,
अच्छा। 3 साल मेरा केस चलता रहा हुकूमत पे, जिसके बाद मुझे काफ़ी पजीराई भी मिली। 2017 में मैं एक दफ़ा फिर वायरल हुआ था, और समा पे भी मेरा एक ब्लॉग है जिस पर इमरान खान साहब ने जो बयान दिया था 2018 में कि अगवानी हो या बंगाली जो इस मुल्क में रह रहा है और जिनकी दूसरी तीसरी नस्ल बड़ी हो चुकी है, उन्हें आइडेंटिटी कार्ड यानी सिटीजनशिप मिल जानी चाहिए। 2015 की स्टोरी है कि जब मैं वालदा का कार्ड ले गया और मैं अपना कार्ड बनवाने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 1971 के प्रूफ दीजिए। मैंने कहा मेरे पास इतने पुराने डॉक्यूमेंट तो हैं नहीं, क्योंकि चूँकि अरसा गुजर चुका है किराए के घर में रहने की वजह से डॉक्यूमेंट इधर के उधर हो गए। लेकिन एज अ सिटीज़न मैं राइट रखता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि मेरी वालदा के पास कार्ड है, वो नेशनल है, मेरे ननियाल 65 से बिलोंग करती हैं यहाँ पर, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट अब। लेकिन उन्होंने वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलाया और वो बड़ा लंबा अरसा चलता रहा। फिर मैंने एक जद्दोजहद की और वो तकरीबन 2.5 साल और 3 साल 2018 पे मुझे सिटीज़न मिली। मतलब 2-2.5 साल बाद आपको आईडी कार्ड 2015 में जब मैंने केस किया, फिर मैं इस्लामाबाद नादरा हेडक्वार्टर गया, वहाँ से मोहतसब आला गया, और गवर्नमेंट के पूरे रूल्स को फॉलो करने के बाद फिर मुझे नेशनलिटी मिली। इस वजह से आपके इस काम के बाद बहुत से और लोग जी आसान हो गया है। मतलब अब देखें, अब एक अहम मसला यहाँ पे भी है कि अगर हुकूमत भी इस बारे में सोचे कि बताया ये जाता है, अब हेड काउंट तो हम नहीं कर सकते, एक गैर हतमी एक गैर नताइज है कि कराची में बसने वाले 30 से 35 लाख बंगाली हैं, जिनमें से 75% टू 80% वो अनडॉक्यूमेंट है। अगर उनको डॉक्यूमेंट कर दिया जाए, और उसमें से बहुत सारे लोग कारोबार भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बड़े पैमाने में दुकान चला रहे हैं माशाल्लाह, उनके पास लेबर है, मजदूर काम करते हैं। अगर उन्हें डॉक्यूमेंट कर दी जाए हुकूमत की जानिब से और वो खुद को FBR पे शो कर दे, तो अगर वो सालाना माशाल्लाह टैक्स देना शुरू करे तो इससे मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुंचेगा। एक मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुंचेगा, दूसरा I'm sorry to interrupt, लेकिन इससे एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो तब तक बच्चों का बेफॉर्म बनना, उनका स्कूल का एडमिशन होना, ये प्रोसेस नहीं चलेगा। ये प्रोसेस चलना बहुत ज़रूरी है। दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट।